अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो गाइस, जिन लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप जैसे चाहें इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना चाहते हैं तो बस ये इंश्योर कर लें कि जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। अच्छा गाइस, आज की जो स्टोरीज़ हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरीज़ हैं और एक स्टोरी जो है वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने शेयर की है। तो मेरी कोशिश है कि पहले उस स्टोरी को शेयर कर देता हूँ, उसके बाद जो मज़ीद स्टोरी है वो आपको बताऊँगा। अच्छा, ये जो पहली स्टोरी है ये बेसिकली हमें दानिश भाई ने भेजी है और दानिश भाई बताते हैं कि लास्ट ईयर नवंबर में, आपको पता है कि शादियों का सीज़न पीक पे होता है नॉर्मली, तो इसी तरह शादियों का सीज़न चल रहा था और एक शादी अटेंड करने के लिए ये लोग कायदाबाद गए थे। अब कायदाबाद जो है आपको पता है कि मलीर से आगे का इलाका है और ये लोग बेसिकली गुलशन इकबाल में रहा करते हैं। तो गुलशन इकबाल से कायदाबाद का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1 घंटे का है। अब ये बताते हैं कि शादी में जो गए थे तो इनके साथ इनके फादर मदर मौजूद थे और गाड़ी जो है वो ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। अब नॉर्मली आप शादी में जाते हैं तो कराची की जो शादियाँ होती हैं वो बड़ी लेट नाइट तक चला करती हैं और शादी शुरू होती है 9, साढ़े 9, 10 बजे और रात के 1, 2, 3 भी बज जाते हैं। खैर, शादी हॉल से या जहाँ पे भी ये मौजूद थे वहाँ से निकलते निकलते इनको तकरीबन 2:45 रात के बज गए थे। अब ये बताते हैं कि जो 2:45 बजे के बाद हम लोग बाहर निकले तो जाहिर सी बात है गाड़ी में बैठे। जब हम गाड़ी में बैठे तो उसी वक्त से जो हमारा ड्राइवर था उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उसको बुखार हो रहा है या बहुत ज़्यादा फैटिक का शिकार है और उससे बेचारे से बोला भी नहीं आ रहा था। अब मेरे जो फादर हैं वो बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाले हैं और वो एम्प्लॉयज़ का ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उन्होंने जब उसकी ये हालत देखी तो बेचारे खुद कहने लगे कि मैं बैठ जाता हूँ, मैं ड्राइव कर लेता हूँ, तुम बैठ जाओ। लेकिन जब मेरे फादर ने कहा तो मैंने सोचा कि ये भी बुज़ुर्ग हैं तो बेहतर ये है कि मैं खुद ही ड्राइव कर लूँ। तो मैंने वो जो ड्राइवर था उसको अपने साथ बिठाया, अपने फादर को बोला कि आप पीछे ही बैठे रहें और हम लोग चलना शुरू करते हैं। वेदर बहुत सुहाना था, हल्की हल्की सर्दी हो रही थी और हल्के हल्के से बादल भी मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि अगर बादल कुछ देर और रुके तो शायद ये बरस पड़ेंगे। बहरहाल हम लोग आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाते हुए मौसम को एंजॉय करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे कि मलीर 15 का जो पुल आता है उस पुल से थोड़ा सा पहले, यानी पुल स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले हमने देखा कि एक खातून जो कि बहुत सुलझी हुई, साफ़ सुथरी, पढ़ी लिखी लग रही हैं और उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा भी मौजूद है। तो पुल शुरू होने से थोड़ा पहले खड़ी हुई हैं और गालिबन उन्होंने पहले एक रक्शे को रोकने की कोशिश की। वो जो रक्शे वाला था वल्लाहु आलम कि उसने क्यों नहीं रोकी। खैर, ये जो मंदिर था मेरे फादर भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, मेरे साथ साथ जो मेरा ड्राइवर था वो भी देख रहा था। अब जो मेरे फादर हैं वो बहुत ज़्यादा अल्लाह वाले हैं और बहुत ज़्यादा उनको लोगों का ख्याल रहता है। मेरे फादर मुझे कहने लगे, बेटा ये जो औरत खड़ी हुई है इसके करीब जाके गाड़ी रोको, इससे पूछो इसको कहाँ जाना है, अल्लाह खैर करे, रात के इस पहर में यहाँ खड़ी हुई है, किसी परेशानी का शिकार ना हो, जितनी हो सकती है हम इसकी मदद कर लेंगे। अब जब मैंने अपने फादर के मुँह से ये बातें सुनी तो टू बी ऑनेस्ट मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था कि मैं रुकूं, क्योंकि आमतौर पे रात में इस तरह के मामला से डर ही लगा करता है। डकैत भी हो सकते हैं, फिर कुछ और मामला भी हो सकता है। बहरहाल मेरे फादर की जो बात थी वो सर आंखों पे थी, तो मैंने गाड़ी वो जो औरत थी उसके थोड़े से आगे जाके कुछ फासले पे रोक दी। अब मैं ड्राइवर की तरफ देखने लगा, वो मुझे देख रहा था। वो ये चाह रहा था कि मैं उतरूँ, उस औरत से पूछूँ, मैं ये चाह रहा था कि वो उतरे और वो जाके पूछे। हम एक दूसरे को देख ही रहे थे कि इसी दौरानिए में जो मेरे फादर थे उन्होंने खिड़की में से झाँक के पूछा कि ए बेटी, तुम्हें कहाँ पे जाना है, खैरियत तो है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो इतनी रात में। अब जब मेरे फादर ने उससे पूछा तो वो जो औरत थी वो एकदम ऐसा लगा रोने लगी है या उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुसलसल वो अपने हाथ जो है या अपनी उंगलियां जो है वो अपनी आंखों पे फेर रही है। खैर, उसने जब कुछ नहीं कहा तो मेरे फादर ने कहा कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं, अगर गुलशन तक तुम्हें जाना है तो हम तुम्हें वहाँ पर छोड़ देंगे। अब जब वो जो औरत थी उसने ये सुना तो वो जल्दी से गाड़ी की तरफ लपकी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो खुद गाड़ी में बैठना चाहती है। खैर, जैसे ही वो औरत हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ी तो मेरे फादर साइड में हो गए। उनके बराबर में मेरी वालदा बैठी थी और वो जो लेफ़्ट साइड का कोने का हिस्सा था जहाँ से उस औरत को बैठना था वो जगह खाली थी।
अब इनकी मदर ने गेट खोला और जैसे ही इन्होंने गेट खोला तो वो जो औरत थी अंदर आके बैठ गई। अब उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा मौजूद था जो बज़ाहिर 6-7 महीने का लग रहा था। वो जो औरत थी उसने भी नकाब बांधा हुआ था, उसकी सिर्फ आंखें नज़र आ रही थीं। खैर जैसे ही वो बैठी तो मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दी और गाड़ी चलाते चलाते जो मेरा ड्राइवर था उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब होती चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब उसको वॉमिट हो जाएगी, वो अजीब सा फील कर रहा था। अब हम सबका जो फोकस था वो उस ड्राइवर की तरफ था। जाहिर सी बात है उसकी तबीयत ख़राब थी और साथ साथ मेरे जहन में ये भी था कि ये जो औरत बैठ गई है पता नहीं इसको कहाँ तक जाना है। लेकिन मेरे फादर ने बता दिया था कि हम गुलशन चौरंगी तक जा रहे हैं, वहाँ तक हम आपको छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये था कि गुलशन चौरंगी से मज़ीद आगे हम नहीं जाएंगे, उससे पहले आप जहाँ चाहें उतार देंगे। जब से वो औरत गाड़ी में आके बैठी थी एक अजीब सी पुरस्कार खामोशी थी। ना मेरे फादर कुछ बोल पा रहे थे, ना मेरी मदर कुछ बोल रही थी, ना मैं कुछ बोल पा रहा था, जबकि वो जो ड्राइवर था हमारा बेचारा उसकी तो ऑलरेडी तबीयत ही ख़राब थी। खैर जब से वो औरत अंदर आके बैठी थी तो बज़ाहिर ऐसा लगने लगा था जैसे गाड़ी के अंदर सर्दी का एहसास बढ़ चुका है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जो हमारी गाड़ी के एसी हैं वो ऑन हुए हुए हैं। हालांकि जब मैंने गौर किया तो एसी वगैरह सब बंद थे, उसके बावजूद भी गाड़ी इस कदर शदीद ठंडी हो रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ बर्फ़बारी हो रही हो। हालांकि कराची में इस कदर सर्दी नहीं हुआ करती। खैर कुछ देर तक जब वो औरत कुछ नहीं बोली तो मैंने बातों बातों में उसको इशारतन बता दिया कि हम डिग रोड से राइट मुड़ जाएंगे और आप हमें बता दीजिएगा आपने उतरना कहाँ पे है। मेरी ये बात सुनने के बाद वो जो औरत थी उसने ज़रा सा सर हिलाया जैसे कि वो इस बात को समझ चुकी हो कि हम उसको कहाँ तक उतार सकते हैं। अब ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में चलते चलते डिग रोड आ गया, वहाँ से मैंने राइट लिया। अब डिग रोड से जब आप राइट जाते हैं तो सीधा जाएं तो सबसे पहले डालमिया आता है, उसके ऊपर एक ब्रिज आता है, फिर अलादीन आता है और उसके बाद एक और ब्रिज आता है। अब वो जो दूसरा ब्रिज आता है वो नीपा का ब्रिज कहलाता है। अब वो नीपा का ब्रिज जो था वो आने ही वाला था कि वो जो औरत थी उसने इशारा किया जैसे कि वो नीपा के ब्रिज पे नहीं जाना चाहती, उसको नीचे से जाना है। अब जो लोग वहाँ पे रहा करते हैं वो इस बात से वाकिफ़ होंगे कि वो जो नीचे का हिस्सा है या अगर हम नीचे से जाएं तो वो आगे जाके रोड बंद हो जाता है। एक पुरानी रेलवे फाटक थी, वहाँ पे रेल गुजरने का रास्ता है। बुनियादी तौर पे वो जो रास्ता है मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है। अब मैं इस बात से वाकिफ़ था, लेकिन मेरे जो फादर थे जब उन्होंने उस औरत का इशारा देखा तो वो मुझे कहने लगे बेटा इनको जहाँ उतरना है उतार दो। अब अपने फादर की ये बात सुन के मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि मेरे ख्याल में वो भी रास्तों से वाकिफ़ थे। उनको पता था कि अगर हम नीचे से जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, हालात ख़राब हो सकते हैं, चोरी डकैती हो सकती है, कोई वारदात हमारे साथ हो सकती है क्योंकि आगे जाके रास्ता बंद है। खैर मेरे फादर ने जब इसरार किया तो मैंने पुल पे चढ़ाने के बजाय नीचे से गाड़ी ले ली। अब ये बताते जैसे ही मैंने नीचे से गाड़ी ली थोड़ा सा आगे गए, दूर दूर तक ना बंदा था ना बंदे की ज़ात थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि औरत आखिर में कहाँ ले आना चाह रही है। खैर इसी दौरानिए में जब तकरीबन आधा पुल आ चुका था और हम उसके नीचे मौजूद थे तो उस औरत ने राइट साइड पे मुड़ने का इशारा किया। अब जब उसने राइट साइड पे मुड़ने का इशारा किया तो वहाँ पे बहुत ही कच्चा टूटा फूटा रोड है और मज़ीद रास्ता वहाँ से भी आगे नहीं जाया करता। तो मैंने उसको कहा कि हम इससे आगे नहीं जा सकते, आप बराए मेहरबानी यहाँ पे उतर जाएं और यहाँ से पैदल चली जाएं। अब जब मैंने इस तरह कहा तो वो जो औरत थी अजीब सी नज़रों से मुझे देख रही थी। खैर वो उतरी, उसके हाथ में बच्चा मौजूद था और उतरते ही उसने राइट साइड पे जाना शुरू कर दिया। अब गाड़ी में बैठे बैठे मुझे नज़र आ रहा था कि राइट साइड पे आगे जाके किसी ने आग जलाई हुई है और उस आग के गिर्द 3-4 औरतें बैठी हुई हैं। अब जितनी रोशनी मुझे नज़र आ रही थी उससे सिर्फ इतना पता चल रहा था कि 3-4 औरतें हैं और वहाँ पे आग जल रही है। खैर मैंने गाड़ी रिवर्स करने के लिए जैसी घुमाई और जब मैंने गाड़ी घुमाई रिवर्स की और मेरी जो हेडलाइट्स थी जब वो उस तरफ पड़ी जहाँ पे वो औरतें मौजूद थी तो मैंने देखा कि वो जितनी भी औरतें हैं उन सब के हाथों में बड़ी बड़ी तस्बीह जैसी कोई चीज़ मौजूद है जिसको वो मुसलसल पढ़ रही हैं और उनकी जो गर्दनें हैं उनको मुसलसल गोल गोल घुमा रही हैं। जैसे आमतौर पे आपने मुख्तलिफ मकामात पे देखा होगा कि औरतें अपने बाल खोल के अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाती हैं। तो इस तरह का एक मंज़र था जो मेरे सामने था और ये इस कदर खौफनाक मंज़र था कि मेरे साथ जो मेरा ड्राइवर बैठा हुआ था, हालांकि उसकी तबीयत ख़राब थी लेकिन वो भी खौफ का शिकार हो चुका था और पीछे जो मेरे पेरेंट्स बैठे हुए थे उनको भी थोड़ा सा डर लगना शुरू हो गया था। खैर मेरे जो फादर थे उन्होंने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू की और उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सकता है रिवर्स करो और यहाँ से निकलो। उनको भी अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो औरतें यहाँ पे बैठी हुई हैं इतने अंधेरे में, इतने वीराने में, ये यकीनन कोई ना कोई कल्ट प्रैक्टिस या उल्टा सीधा काम कर रही हैं। बहरहाल ये बताते हैं कि जितना जल्दी और तेज़ मैं भगा सकता था मैंने वहाँ से गाड़ी भगाई और जैसे ही यूटर्न आया तो मैंने नीपा के पुल पे गाड़ी को चढ़ा दिया। अब ये बताते हैं कि मैं नीपा के पुल पे था और पुल ख़त्म होने वाला था। जैसे ही पुल ख़त्म होता है आपको पता है तो गुलशन चौरंगी से पहले का हिस्सा शुरू हो जाता है।
ये पुल उतरने से पहले ही मैंने देखा कि मेरे राइट साइड पे, जहाँ पे पुल शुरू हो रहा है, वहाँ पे वही औरत जिसको अभी मैं कुछ मिनट पहले नीचे छोड़ के आया हूँ, या नीपा के पुल के नीचे हमने जैसे उतारा है, वहीं पे खड़ी भी है और वो मुसलसल हमारी गाड़ी की तरफ देख रही है और मुस्कुरा रही है। अब जब मैंने ये मंजर देखा तो मैं समझा कि शायद मैंने देखा है। जब मैंने गौर किया तो मेरे साथ जो ड्राइवर था उसने भी देखा उस औरत को, और मेरे जो पेरेंट्स मौजूद थे उन्होंने भी उस औरत को देखा। उसके बाद से मेरे जो फादर थे, मेरी मदर थी, उन्होंने कहा कि मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ते रहो, ना लेफ़्ट साइड पे देखो ना राइट साइड पे देखो, अब जो गाड़ी है वो घर जाके रोकना। ये बताते हैं कि जैसे तैसे करके ये जो छोटा सा सफ़र रह गया था हमारा, वो हमारा सफ़र तमाम हुआ और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबा सफ़र है और हमारा घर ही नहीं आ रहा। खैर, जैसे ही हम लोग घर पहुँचे तो सबसे पहले हम लोगों ने उतर के गाड़ी अंदर की और उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए घर के अंदर दाखिल हुए। ये बताते हैं कि इतना खौफनाक तरीन एक्सपीरियंस था कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारे साथ क्या होने वाला है। ये बताते हैं कि इनके जो फादर थे वो भी थोड़ा सा शर्मिंदा थे कि उन्होंने किस तरह का डिसीजन लिया और ये किस औरत को लिफ्ट दे दी थी। ये बताते हैं कि अब भी हम लेट नाइट शादियों में जाते हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है या तौबा कर लिए कि आइंदा कभी भी किसी को इस तरह लिफ्ट नहीं देंगे। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये भी बड़ी स्केरी स्टोरी है और बहुत ही खौफनाक स्टोरी है, और ये उस्मान साहब हैं, पाकिस्तान गुजरात से, उन्होंने भेजी है। ये बताते हैं कि गुजरात शहर जो है उससे थोड़ा सा निकल के दोनों तरफ, यानी लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी कब्रिस्तान मौजूद है, और अगर आपको मज़ीद आगे जाना हो या किसी दूसरे शहर में जाना हो तो चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी उस हिस्से को आपने क्रॉस करना होता है। और ये जो हिस्सा है ये बीच में है, यानी आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ कब्रिस्तान है और बीच में से एक रास्ता गुजर रहा है जो कि कच्चा रास्ता है। वहाँ से आप गुजरते हैं, आगे जाते हैं तो थोड़ा सा मैदानी इलाका भी आता है, और वहाँ पे बताते हैं कि एक बहुत अरसे से, यानी बहुत पुरानी एक बिल्डिंग मौजूद है जिसे सालों से लोग देखते आ रहे हैं। इवन कि जब ये छोटे छोटे थे तब भी उस बिल्डिंग को देखते थे। ये बिल्डिंग तब भी खाली थी, ये बिल्डिंग अब भी खाली है, और ये जो बिल्डिंग है इसके बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारे वाक़यात जो है वो मशहूर हैं। ये बताते हैं कि जो बिल्डिंग है अब जाहिर सी बात है शहर से निकल के कब्रिस्तान से भी आगे निकल के आती है, और इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि दिन में भी कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि इस हिस्से से या इस बिल्डिंग के सामने से गुजरे। अगर बहुत ही कोई मजबूरी हो, वहाँ से गुजरना हो, तो कोशिश करते हैं लोग कि उस बिल्डिंग की तरफ ना देखें, क्योंकि जब भी वो उस बिल्डिंग की तरफ देखते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनको देखा जा रहा है, कोई ना कोई मौजूद है जो उस बिल्डिंग के अंदर है, उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, खिड़कियों में, गेट पे, छत पे, इवन के किसी जगह से भी कोई भी कभी भी आपको ऐसा लगेगा देख रहा है, और आपको यकीन हो चलेगा कि कोई ना कोई वहाँ पे मौजूद है। और नॉर्मली लोग इतनी हिम्मत अपने अंदर नहीं रखते कि आंख उठा के उस बिल्डिंग की तरफ देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग का यह मानना है कि वहाँ पे इस तरह के वाक़यात और मामला नॉर्मली पेश आते रहते हैं। खैर, ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनके जो कज़न वगैरह थे वो बैरून मुल्क से आए हुए थे, और नॉर्मली आपको पता है कि बैरून मुल्क से जो लोग आते हैं वो इस तरह की बातों को ना मानते हैं ना उसको एब्जॉर्व करते हैं, बल्कि उनको इस तरह की बातें बताई जाएं या पता चलें तो वो नॉर्मली मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही सर्दियों के दिन चल रहे थे और इनके कज़न्स वगैरह आए हुए थे, कुछ दोस्त भी मौजूद थे। अब नॉर्मली ये लोग क्या करते थे कि उस रास्ते से कब्रिस्तान वाले दिन में तो गुजरे जाते थे, उससे आगे जाके जो मैदान आता है, फिर उसके बाद जो बिल्डिंग आती है, वहाँ तक भी चले आते थे। तो अब इनके जो कज़न आए हुए थे बाहर से, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं होती, ये सब तुम्हारी बनाई हुई बातें, ये गांव के जाहिल लोग हैं, ये इस तरह की बातें करते हैं। अब ये जो बात थी ये बड़ी नागवार गुजरी सबको। अब ये लोगों ने बोला कि भाई हमारे ख्याल में तो ऐसा है, अगर तुम्हें लगता है ऐसा नहीं है या तुम बहुत बहादुर हो या तुम्हारे ख्याल में इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती, तो एक टास्क है वो परफॉर्म कर दो। अब वो जो लड़का था वो भी तैश में था, जवानी, जोश, जज्बा सब कुछ मौजूद था उसके अंदर। तो इन्होंने कहा कि भाई एक बोतल मैं आपको दे रहा हूँ अभी, है इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं, आपको अगर लगता है ना कि इस तरह की चीज़ें नहीं होती या इस तरह की कोई बात नहीं होती, यह सब कहने वाली बातें हैं, तो आपने एक काम करना है कि वो जो बिल्डिंग है जो मैदानी इलाके में खाली जगह पे मौजूद है, उस बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर की खिड़की पे रात में जाके ये बोतल रखनी है और रख के आ जाना है। कल हम जाके देखेंगे, अगर हमने देखा कि वहाँ पे बोतल रखी हुई है तो हम तुम्हारी बात मान जाएंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब बनी बनाई बातें हैं और तुम बहुत बहादुर आदमी हो।
जो नॉर्मली लड़के एक दूसरे से बात किया करते हैं या जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अब इनके जो कज़न बाहर से आए हुए थे, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी है, ये काम मैं कर लूँगा और मैं साबित करूँगा ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब बनी बनाई बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुम सब जो बातें करते हो, इवन कि तुम्हारा गाँव, तुम्हारा शहर जो बातें करता है, वो सब झूठ हैं और कहने की बातें हैं। तो अब यहाँ से समझ ले एक चैलेंज का आगाज़ हुआ। अब इनके जो बैरून मुल्क से कज़न आए हुए थे, उन्होंने कहा ठीक है, ये रात में मैं काम कर लूँगा और कल मैं तुम्हें साबित करूँगा कि ये सब कहने की बातें झूठ हैं। खैर, इनके कज़न ने जैसी रात हुई तो हल्की हल्की सर्दी थी और रास्ता वही था, शहर से बाहर निकलते फिर लेफ़्ट और राइट पे रास्ता आता, यानी कि एक ऐसा रास्ता आता जो कब्रिस्तान के बीच में से गुजरता है, जो कि कच्चा रास्ता था। फिर उससे थोड़ा सा बाहर निकलते तो मैदानी इलाका आता और फिर वो बिल्डिंग आती। अब रात के तकरीबन 8-9 बजे का टाइम था। इनके जो कज़न थे जिन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था, वो निकल गए और वो इवन बिल्डिंग तक पहुंच गए। उनको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं हुई। अब ये जब बिल्डिंग में पहुंचे तो जैसे जैसे ये बिल्डिंग की तरफ देख रहे थे, वैसे वैसे इनके खौफ में इजाफा होता चला जा रहा था। ये बताते हैं कि जब मैं नीचे देखता तो मुझे ऐसा लगता कि कोई ऊपर से मुझे देख रहा है, और जब मैं ऊपर की तरफ देखता, यानी बिल्डिंग की तरफ देखता, तो ऐसा लगता कोई मौजूद नहीं है। काफ़ी देर तक ये सब चलता रहा, लेकिन बहरहाल इन्होंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की। एक टॉर्च लाइट इनके पास मौजूद थी, मोबाइल ये अपने साथ लेके गए थे। जैसे तैसे इन्होंने दीवार को फिलांगा और हिम्मत करके अंदर की तरफ चले गए। अब जब ये जैसे ही एंटर हुए तो इनको यह महसूस होना शुरू हुआ जैसे कि अंदर कोई मौजूद है या अंदर कोई चल रहा है या किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है। अब थोड़ा सा इनको खौफ पैदा हुआ। अच्छा, खौफ भी था और थोड़ा सा गुमान भी था। गुमान ये था कि हो सकता है इनके जो कज़न हैं जिन्होंने बेसिकली इनको चैलेंज दिया है, या वो लोग जो इनके अपोजिट हैं, हो सकता है वो इस तरह की साजिश करें, मुझे डराने की कोशिश करें ताकि मैं बैक मार जाऊं, पीछे हट जाऊं, फिर ये मेरा मजाक उड़ाएं। वो जो आवाज़ आ रही थी, वो जो किसी के कदमों की आवाज़ थी, या वो जो वजूद था जो बिल्डिंग के अंदर मौजूद था, जो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था, या उसको रोनते हुए, उसको इग्नोर करते हुए इस स्टेयर से होते हुए सीधे सेकंड फ्लोर पे पहुंच गए। अब जब ये सेकंड फ्लोर पे पहुंचे तो इनकी जो हिम्मत थी वो बहुत बढ़ चुकी थी। इनको यकीन हो चला था कि बहुत बहादुर आदमी है। ये खिड़की के ऊपर पहुंच गए। वहाँ जाके इन्होंने वो बोतल रखी कि बाहर से नज़र आ सके। उसके बाद वैसे ही उतरते हुए जल्दी जल्दी नीचे आ गए। जब ये नीचे आए तो दोबारा इनको कदमों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई पीछे चल रहा है या किसी की कोई ना कोई मौजूदगी है जो अपने आप को जाहिर कर रही है। खैर, इन्होंने दोबारा से नज़रअंदाज किया, दीवार फिलांगी और बाहर की तरफ आ गए। अब तो ये बहुत खुश थे कि जो चैलेंज था वो मैंने पूरा कर दिया। अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब झूठे साबित हो गए, मैं सच्चा हुआ। खैर, जैसे ही इन्होंने चलना शुरू किया तो इनको ऐसा लगा कि बिल्डिंग में से या बिल्डिंग के नीचे के हिस्से में से कोई इनका नाम लेके इनको पुकार रहा है या इनको आवाज़ दे रहा है। अब इन्होंने ये सोचा कि इनके दोस्त होंगे जो साजिश कर रहे होंगे। खैर, इन्होंने इग्नोर किया और आगे की तरफ चलना शुरू किया। अब ये जो रास्ता था ये बड़ा दुश्वार था, क्योंकि रास्ते में आगे कब्रिस्तान आना था और कब्रिस्तान के बीच में से इनको गुजरना था, जो कि एक कच्चा रास्ता था। उसके बाद फिर गांव शुरू होता। खैर, ये आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रहे थे तो एकदम से इनको महसूस हुआ जैसे कब्रिस्तान के बीच में जो रास्ता गुजर रहा है, जो कि कच्चा है, वहाँ पे इनको 3 साए नज़र आए। और ये जो 3 साए नज़र आए, पीछे से देखने पे ऐसा लग रहा था कि इनके वही कज़न हैं जिन्होंने इनको चैलेंज किया था, या वही दोस्त हैं जिनसे इन्होंने शर्ट लगाई थी। खैर, जब इन्होंने अपने दोस्तों को या अपने कज़न वगैरह को देखा तो इन्होंने पीछे से उनको आवाज़ लगाना शुरू की और कहना शुरू किया कि देखो, मैं शर्ट जीत गया, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे डराने के लिए यहाँ पे आए थे ना? अब रुको, मेरी बात सुनो और देखो जो तुमने कहा था वो मैंने कर दिया है। अब जब ये पीछे से बोल रहे थे तो आगे जो लोग जा रहे थे वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। अब इन्होंने सोचा कि मैं भागता हूँ, जाके इनको पकड़ता हूँ, क्योंकि ये मुझसे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इनका बुनियादी मकसद यही था कि ये मुझे डराएंगे और मैं डर जाऊँगा, वापस चला जाऊँगा। लेकिन मैंने जो शर्त थी वो जीत ली, जो मैंने कहा था वो कर दिया। ये मुसलसल उनको आवाज़ देने लगे और भागते भागते उनके पास पहुँचने की कोशिश करने लगे। खैर, जैसे ही ये उनके करीब पहुँचे तो पीछे से एकदम किसी ने इनको आवाज़ दी, और जैसे ही पीछे से किसी ने इनको आवाज़ दी, इन्होंने पीछे देखा तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। और जब दोबारा इन्होंने अपने इन दोस्तों या कज़न्स की तरफ देखा जो इनके आगे मौजूद थे, तो वो वहाँ से गायब हो चुके थे। अब थोड़ा सा इनको खौफ महसूस होना शुरू हुआ कि ये जो कुछ हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है। पीछे से पहले मेरे नाम की आवाज़ दी गई
जब मैंने पीछे देखा तो जो आगे लोग मौजूद थे वो गायब हो गए। अब ये आहिस्ता आहिस्ता करके खौफ की तरफ जा रहे थे। इनका खौफ बढ़ता चला जा रहा था। इनको महसूस हो रहा था कि किसी मुश्किल में फंस चुके हैं। अब ये बताते हैं कि जैसे ही ये मज़ीद आगे बढ़े तो आहिस्ता आहिस्ता करके इनको पायल की आवाज़ आना शुरू हुई। जैसे कि छन 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 इस तरह करके आवाज़ आती है, पीछे से आवाज़ आना शुरू हुई। अब ये बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, पीछे नहीं देख सकते थे। पीछे देखते तो मे बी इनका सामना किसी ऐसी मखलूक से होता जो इनकी जान ले सकती थी। खैर, इन्होंने अपने कदम जो थे उसको तेज़ किया और तेज़ से आहिस्ता आहिस्ता करके भागने की तरफ आ गए। अब जैसे जैसे भाग रहे थे तो इनको अपने चारों तरफ, ख़ास तौर पे कब्रिस्तान के एरिया से मुसलसल छन 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 इस तरह करके आवाज़ आ रही थी। अब वो जो छन 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 आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ अब कहकहू में बदल चुकी थी। अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि इनके चारों तरफ कोई मौजूद है जो इनको देख के हंस रहा है। और ये जो आवाज़ है ये किसी मर्द की आवाज़ नहीं है, ये किसी औरत की आवाज़ है। खैर, जैसे तैसे करके भागते दौड़ते, कलमा पढ़ते, आयतुल कुर्सी पढ़ते ये गांव के अंदर एंटर हुए। और जैसे ही एंटर हुए तो पहले तो आके उन्होंने अपनी बहादुरी का बताना चाहा कि मैंने वो बोतल लगा दी है, लेकिन उसके बाद इन्होंने शिकायत करना शुरू की कि तुम लोग वहाँ पे क्यों आए थे, तुमने मुझे डराने की कोशिश क्यों की थी, और ये जो पायलों की आवाज़ थी ये किसकी थी। तो ये जो साहब हैं जिन्होंने स्टोरी भेजी है ये बताते हैं कि हम उसको समझा रहे थे कि भाई ना तो हम वहाँ पे आए थे, ना हमने वहाँ जाने की कोशिश की थी, ना हमारा कोई ऐसा इरादा था कि तुम्हें डराएं। अब इनके जो कदम थे मुसलसल इसरार कर रहे थे कि नहीं तुम लोग वहाँ आए थे। तो इसी दौरानिए में इनकी एक खाला वहाँ पे आ गई। तो जब इनकी खाला वहाँ पे आई तो उन्होंने कन्फर्मेशन की कि ये लोग यहीं पे मौजूद थे और पिछले तकरीबन 2 घंटे से मैंने इनको यहीं बैठे देखा है। जब इनके कज़न ने यह सुना तो उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई। फिर उसको एहसास हुआ कि वो पीछे जो करके आया है या पीछे जिससे बच के आया है वो क्या था या फिर वो कौन थी। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये आपको पसंद आई होंगी। अगर मेरी स्टोरीज़ अपलोड्स आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। आपका लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें और दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, कामयाबी दे और हमारे लिए आसानी फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।